तो सबसे पहले आप यही बताइए कि लेट प्रेगनेंसी हम कंसिडर कौन सी एज को करते हैं? आफ्टर 30 वाली विमेन आती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत है 35 से 40 वाले, और इवन आफ्टर 40। तो ये विमेन आती हैं कि उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और हम चाहते हैं कि वो जब मैरिज के बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो वो डेफिनेटली विजिट करें। तो अगर एग क्वालिटी समय के साथ खराब हो रही है तो उससे फिर प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? देखिए, जब हम यंग होते हैं देयर आर लॉट ऑफ गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच आर नॉट देयर। गायनी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती, कुछ मेडिकल इलनेसेस भी नहीं होती। नहीं होता है। अब हम जब एज के साथ आप देखेंगे हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस आते हैं, फाइब्रॉइड्स आ सकता है, एंडोमेट्रियोसिस आ सकता है, कोई सिस्ट डेवलप हो सकती है, तो ये गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा देखिए, थायराइड वेरी कॉमन नाउअडेज। लेट प्रेगनेंसी प्लान हो रही है डराने के पर्पज से नहीं, अलर्ट और अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पज से कि आपके बच्चे में ये सब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें रिस्क होते हैं कि अगर वो प्रेगनेंसी चल भी रही है तो आपने सुना होगा ट्राइसोमी 13, 18, डाउन सिंड्रोम, ऐसे रिस्क आ सकते हैं। कुछ कपल्स नियर रियली 39, 40 पे आ रहे हैं। अच्छा, उनमें एक रिस्क पहले भी हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन है। अच्छा, तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आते हैं तो हमारे पास एक तकनीक और है जिससे हम पहले ही भ्रूण एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं, बट दैट इज ओनली थ्रू IVF। तो अगर जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनके मिसकैरेजेस के, अबॉर्शन के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी से? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, आप जो नेचर बताता है कि अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो गई है वो आपके पास आते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उनमें आप सबसे पहले क्या टेस्ट देख करके इवैल्यूएट करते हैं और फिर उन्हें कब एडवाइस करते हैं कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जाइए, या आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस वाली चीज़ें जो है वो अब कर लेनी चाहिए, अब आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते? लेस देन 35 कैन गिव देमसेल्व्स 1 ईयर। आप विदाउट डॉक्टर से मिले, आप अपना ट्राई कर सकते हैं। मगर 35 के बाद वाले जो कपल्स हैं, 6 मंथ्स अगर नहीं कंसीव हो रहा है, प्लीज रीच आउट टू अ डॉक्टर तुरंत। वी जस्ट वांट कि आप एक बार मिलें, डॉक्टर को वर्कअप करने दें। तो उन्हें 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कौन से मॉडिफिकेशंस लाने होंगे ताकि ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स उनको मिल सके? बिल्कुल। तो देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है, सबसे बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें कोई विमेन मैन का चक्कर नहीं है, दोनों के लिए ही हैं। आजकल जैसे मैंने आपको बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ गुड फूड, ठीक है, बाहर का खाना ना खाएं, घर से बना हुआ लॉट ऑफ फ्रूट्स, फाइबर डाइट, होल ग्रेन सीरियल, सैचुरेटेड फैट्स ना लें, बहुत तला, बहुत शुगर बिल्कुल अवॉइड करें। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज हम बात करेंगे लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में। ये टॉपिक इस समय पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है क्योंकि हम सभी जानते हैं कटरीना कैफ, जो कि काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी अभी अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को ब्रेक किया है और इसके बाद से ही लोग लेट प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं। जो कटरीना कैफ है वो 40+ है, तो क्या 40+ प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर कोई लेट प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर वो नेचुरल प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, अदरवाइज अगर नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन्स और क्या क्या हो सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने पे, इन्हीं सब चीज़ों पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही इन्हीं सब चीज़ों पर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ फर्टिलिटी एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जयश्री पाठक। वो सीनियर कंसल्टेंट है फर्टिलिटी और IVF डिपार्टमेंट Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, आप फर्टिलिटी और IVF एक्सपर्ट हैं, तो आई होप आपके पास बहुत सारी लेडीज़ अपनी लेट प्रेगनेंसी को लेकर के आती होंगी कि किसी भी रीज़न से उन्होंने जो प्रेगनेंसी है वो एक करेक्ट एज पर नहीं कर पाई, तो लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग में क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती होंगी, वो आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर के आती होंगी। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि लेट प्रेगनेंसी हम कंसिडर कौन सी एज को करते हैं?
देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, बिकॉज वी एज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑलवेज वांट कि हम अवेयरनेस फैलाएं रिगार्डिंग फर्टिलिटी। आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, करियर ऑप्शंस, विमेन आर गोइंग आउट फॉर देयर वर्क, वो अपना काम बहुत अच्छे से, वो एक सेटल लाइफ चाह रही हैं। तो आजकल हमारे पास अधिकतर एक आफ्टर 30 वाली विमेन आती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत है 35 से 40 वाले, और इवन आफ्टर 40। तो ये विमेन आती हैं कि उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और हम चाहते हैं कि वो जब मैरिज के बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो वो डेफिनेटली विजिट करें। बिल्कुल, बिकॉज उस वक्त हमें ये बताना आवश्यक है कि हमारी लाइफ में विमेन की फर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू एज में बहुत चेंजेस आते हैं। सो आती भी बहुत हैं, और उसमें हमारे लिए चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मेल्स में देखिए बायोलॉजिकली देयर आर डिफरेंस मेड बाय गॉड। करेक्ट। विमेन वी आर क्रिएटेड डिफरेंटली। हम लोग एक पर्टिकुलर एज पे जब स्टार्ट करते हैं, हमारा एक एग रिजर्व होता है जिससे हम बॉर्न होते हैं। देन प्यूबर्टी स्टार्ट होती है जिसमें हम मेंस्ट्रुएट करने लगते हैं, एंड विद एवरी साइकिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम 14-15 में जब पीरियड शुरू हुए, आजकल तो इट्स स्टार्टिंग अर्ली, 8-10 साल में 10 शुरू हो रहे हैं, तो उनका एवरी मेंस्ट्रुएशन दे आर लूजिंग देयर एग्स। अब बाय द टाइम दे प्लान फॉर बेबी, सी इफ यू मैरिड, गेटिंग मैरिड अर्ली बिफोर 30 तो फिर भी ठीक है, बट इफ यू गेटिंग मैरिड लेट आफ्टर 30 तो हमारा रिजर्व बहुत लिमिटेड रह जाता है। तो हम चाहते हैं आप उस वक्त बेस्ट टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपने जैसे एग रिजर्व्स की बात कही, तो हर पीरियड्स में हम अपने कितने एग्स लूज करते हैं? अब ये देखिए प्रतिशत बताना मुश्किल है, मगर आपको मोटे तौर पे समझना पड़ेगा कि बाय बर्थ ऑलरेडी वूम में ही बहुत लॉस हो चुका होता है। अच्छा, ओके। फिर बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक आने पे अगेन बहुत लॉस हो चुका होता है। तो बाय द टाइम वी आर इन प्यूबर्टी, अब हमारा एग रिजर्व हर महीने कम से कम 10-12 एग्स बॉडी रिक्रूट करती है कि उनमें से कोई एक बनेगा, मगर वो 10-12 लॉस होते जाते हैं। सो आप देखिए एवरी मंथ, ईयर वाइज, तो बाय द टाइम वी हैव रीच 30 हमारा बहुत कम पोटेंशियल ऑफ एग रिजर्व बचता है। उसको जानने के लिए भी अब हमारे पास ब्लड टेस्ट आ गए हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि अब कितना रिजर्व है। अच्छा, ओके। तो उससे हम आपको जागरूक करते हैं कि प्लीज जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें। तो फिर अब जैसे आपने कहा कि एग रिजर्व के लिए भी टेस्ट आ चुके हैं, तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो क्या उनके लिए एग रिजर्व टेस्ट कराना ज़रूरी होता है? ज़रूरी नहीं है। देखिए ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, मगर अवेयरनेस के लिए, या आप अगर कई बार क्या होता है वो सोचते हैं कि देखिए मेरी फ्रेंड ने 35 में कंसीव किया तो आई एम ऑल्सो ओके विद दैट, बट सी यू कैन नॉट जनरलाइज, सबकी बॉडी अलग है। तो दिस ओनली क्रिएट्स अवेयरनेस। अगर वो वैल्यू कम भी आती है, हम ये नहीं कहते कि बेबी नहीं हो सकता, हम सिर्फ ये कहते हैं आप प्लान करिए। कई बार लोग, अभी तो मेरा प्रमोशन बाकी है, अभी मेरा ट्रांसफ़र बाकी है, अभी मुझे वकेशन पे जाना है, यू नो पीपल हैव रीजंस, सो वी जस्ट वांट कि लेट प्रेगनेंसी आल्सो हैपन अलोंग विद एवरीथिंग, लेट बेबी आल्सो कम अलोंग विद योर करियर, एंड वो उसको रखिए। कई बार वो उसको पीछे कर देते हैं, तो वो हम बस चाहते हैं कि दैट्स आल्सो शुड बी द प्रायोरिटी, बिकॉज फिर जब आप आते हैं तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं तो हम बताना ही नहीं चाहते आपको कोई भी गलत न्यूज़, तो इसीलिए दैट्स ओनली हेल्प्स यू। बिल्कुल। तो एग रिजर्व अगर कोई टेस्ट करा रहा है तो फिर रिजल्ट्स में क्या देख करके पता लगाया जा सकता है कि हाँ इतने एग्स बचे हैं कि प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है, या बहुत कम है एग्स कि अभी नेचुरल तरीके से तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती? हाँ, तो देखिए जब भी एक विमेन आती है 35, हम लोग हमेशा कहते हैं देयर आर 2-3 क्राइटेरिया। एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप एज को तोड़ ही नहीं सकते, एज है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकेंड इज हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है? तो हम इन तीनों माध्यम से एग रिजर्व पता कर सकते हैं। एज में, एज से क्या होता है, सिर्फ नंबर कम नहीं होते, क्वालिटी भी कम होती है, तो वो हमें पहले ही पता चल जाता है। सेकंड है एक ब्लड टेस्ट होता है, बहुत कॉमनली, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट, बट जो कॉमनली आजकल अवेलेबल है AMH,
एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। दिस ब्लड टेस्ट आजकल जनरल गाइनीज को भी पता है, नॉट ओनली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इनफैक्ट अदर फिजिशियंस हैव आल्सो कम टू नो अबाउट इट। तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितना एग रिजर्व है। करेक्ट। ये हमें बच्चा ही नहीं बताता कि मतलब ओवेरियन रिजर्व बताता है। तो पीसीओ विमेन होती हैं जो आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है, उनमें ये एएमएच हाई होता है। अच्छा। और जब आपका एक एवरेज एएमएच जो होता है वो अराउंड 2 to 3.5 तक होता है। ठीक है। मोर देन 3.5 इज पीसीओ, बट लेस देन 1.5 इज अ लोअर ओवेरियन रिजर्व। ओके। सो देयर व्हेन यू हैव टू रियली plan your baby, because देखिए women AMH not only tells you about the egg numbers, it also tells you about the egg quality बिल्कुल। And third is the ultrasound. So we do a transvaginal scan and हम स्कैन में आपकी ओवरीज देखते हैं, उसमें एक एंट्रल फॉलिकल काउंट दिखता है, मतलब वो एग रिजर्व जिससे एग बनेगा। वो AFC भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम बताते हैं कि भाई आपकी दोनों ओवरीज में 5 एग्स दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं या 2 दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन अवेयरनेस कि प्लीज प्लान योर ओव्यूलेशन साइकिल, और इस हिसाब से आप प्रेगनेंसी प्लान करें। ठीक है। आपने जैसे डॉक्टर बात की कि एक क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है, तो अगर एक क्वालिटी समय के साथ खराब हो रही है, आई एम श्योर होती ही होगी, बिल्कुल, तो उससे फिर प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी प्लान हो भी गई तो फिर बच्चे पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए आपके बहुत अच्छे सवाल है। देखिए एग क्वालिटी से फर्स्ट थिंग क्या होती है, कई बार प्रेगनेंसी आ भी जाती है। ठीक है। देखिए एग क्वालिटी एक्चुअल जज तो IVF में होती है, वो एक बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट विंडो होती है। okay. हम अगर किसी को प्लान भी बता रहे होते हैं तो वो एग रप्चर होता है और स्पर्म से मिलता है और बेबी आ जाता है। okay. अगर या तो प्रेगनेंसी अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बट जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार आप जो नेचर बताता है कि अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं, या आप देखेंगे प्रेगनेंसी हो भी रही है, रिस्क इंक्रीजेस। वी आर नॉट सेइंग ऑल द प्रेगनेंसीज आर एट रिस्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिस्क बढ़ जाते हैं। तो रिस्क में जेनेटिक प्रॉब्लम्स या आप कहें एन्यूप्लॉइडीज एक चीज़ होती है कि अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उनमें रिस्क होते हैं कि अगर वो प्रेगनेंसी चल भी रही है तो आपने सुना होगा ट्राइसोमी 13, 18, डाउन सिंड्रोम, ऐसे रिस्क आ सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं कि अगर बेबी आ भी गया है, वो क्या बेबी स्वस्थ है, मानसिक तरीके से स्वस्थ है, डेवलपमेंटली स्वस्थ है, तो वी कैन टेस्ट इट बाय द ब्लड टेस्ट ऑल्सो और बाय सम अल्ट्रासाउंड विच आर हाई एडवांस्ड। इसकी एक अलग ब्रांच भी आ गई है जो बच्चों की बनावट, उनमें कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है, उसको thoroughly चेक करती है। So after 35 this risk definitely increases. And that is why another reason for counseling the couple to plan pregnancy early is also to avoid these risks. कि बच्चा आना और बच्चा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए 35 के बाद विमेन की हेल्थ भी रिस्क पे होती है। करेक्ट। बिकॉज देखिए जब हम यंग होते हैं देयर आर लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच आर नॉट देयर। गायनी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती, कुछ मेडिकल इलनेसेस भी नहीं होते। अब हम जब एज के साथ आप देखेंगे हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस आते हैं, फाइब्रॉइड्स आ सकता है, एंडोमेट्रियोसिस आ सकता है, कोई सिस्ट डेवलप हो सकती है, तो ये गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा देखिए थायराइड वेरी कॉमन नाउअडेज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेसेस इन ऑल द स्ट्रेटा ना, विमेन को भी है, हाइपरटेंशन आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस। हम जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि 35 के अंदर रहेगी तो या बाद में ये सारे रिस्क हैं, मैटरनल एंड फीटल दोनों। तो इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसीज आर ऑलवेज एडवाइज्ड। और अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, प्री प्रेगनेंसी वर्कअप
विद अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, उसी पे आई विल मतलब हम लोग इस पे ज़्यादा डिस्कस Yes. करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, आपने ना बीच में टर्म्स यूज़ किए कि अगर जैसे एक की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो क्रोमोसोमल जो है वो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। इसको थोड़ा सा और बताइए कि अगर लेट प्रेगनेंसी प्लान हो रही है, डराने के पर्पज से नहीं, अलर्ट और अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पज से, कि आपके बच्चे में ये सब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ताकि अगर कोई लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो पहले से ही वो मेक श्योर करे कि ये चीजें ना हो। तो देखिए, सबसे पहले जो हम कॉमन कहते हैं कि जब आप प्री प्रेगनेंसी वर्कअप में आएंगे तो डॉक्टर आपके कुछ बेसिक वर्कअप करेंगे और आपको कुछ सप्लीमेंट्स देना शुरू करेंगे, जैसे कि आपकी वर्कअप में आपके शुगर लेवल्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी प्री डायबिटिक्स भी आते हैं, प्री प्रेगनेंट जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ चल रहा है उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड होने चाहिए, बिकॉज अगर शुरू से ही डायबिटीज़ है तो दे आर मोर रिस्क ऑफ हैविंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज or teratogenic effects. Sugars should be controlled, thyroid should be controlled, hypertension should be controlled. We start with some supplements जैसे कि folic acid is very important. उससे आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो आप देखते हैं बच्चों की बनावट में कोई दिक्कत होती है वो सब भी प्रिवेंट होती है। जब आपके ये सब वर्कअप हो जाते हैं और प्रेगनेंसी आ गई तो आजकल हमारे पास अगर आ गई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि everything is at risk. There are very good tests available worldwide now. इंडिया में भी बहुत easily available है। आजकल हम 3rd month तक ही स्क्रीन कर लेते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड है, न्यूकल थिकनेस, नेजल बोन का, और उनमें कुछ ब्लड टेस्ट आ गए हैं, आपने सुना होगा डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, NIPT, वेरी गुड टेस्ट। इसकी 95% तक एक्यूरेसी है टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम, और ये नॉन इन्वेजिव है। द नेम itself suggests non-invasive prenatal testing. तो आपको कोई इन्वेजिव टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, आप पता लगा सकते हैं बच्चा भी स्वस्थ है। उसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड्स हैं, अगर फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट वालों को डर रहता है या उन्हें लगता है कोई प्रॉब्लम है, दे आर इन्वेजिव टेस्ट जिससे कि क्रोमोसोम से भी तकनीकी विकास हो चुका है कि बेबी में कोई दिक्कत है कि नहीं है, वो पता लगाया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता लगाई सकती, जैसे कि डेवलपमेंटल इश्यूज जो आजकल आप सुनते होंगे कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, हाँ ये डाउन सिंड्रोम पता लगा सकते हैं, बट कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं वो नहीं पता, बट बाकी सारी चीज़ें आप क्रोमोसोमल रिलेटेड पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आता है, अब सपोज प्रेगनेंसी ये तो हो गई वाले की बात हो रही है, कुछ कपल्स नियर रियली 39-40 पे आ रहे हैं। अच्छा, उनमें एक रिस्क पहले भी हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन है। अच्छा, तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आते हैं तो हमारे पास एक तकनीक और है जिससे हम पहले ही भ्रूण एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं, बट दैट इज ओनली थ्रू IVF एंड दैट इज कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें IVF द्वारा जो हम एम्ब्रियोज बनाते हैं उनकी भी बायोप्सी से वो एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं, एंड देन वी ट्रांसफर ओनली द हेल्दी एम्ब्रियो। ओके, नाइस। तो जैसे वी रिसेंटली हैड अ पेशेंट हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ डाउन्स इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, सो दिस टाइम हमने जब उनका फर्टिलिटी प्लान करा IVF तो वी सेंड दी एम्ब्रियोज फॉर बायोप्सी, और उसमें हमें पता चला कि एम्ब्रियोज भी अनहेल्दी थे। अच्छा। तो एक ही हेल्दी एम्ब्रियो आया विच वी ट्रांसफर्ड। तो आप ये सोचिए कि ऑप्शंस है अभी काफी ज्यादा। यस, यू कैन चूज एन हेल्दी बेबी इफ यू हैव अ रिस्क, हिस्ट्री ऑफ रिस्क कि भाई हम स्वस्थ ही ट्रांसफर कराएंगे। तो अगर जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनके मिसकैरेजेस के, अबॉर्शन के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी से? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो क्या फ्रीक्वेंट होता है कि क्या मतलब पहले बहुत बार मिसकैरेजेस हो चुके रहते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क बढ़ जाता है मिसकैरेजेस का? देखिए, या तो वो अक्सर हिस्ट्री लेके आते हैं कि भाई 1-2 अबॉर्शंस हो गए, ठीक है, उतना वर्कअप होता है जिसमें कि आप देखेंगे कि वैसे सब कुछ पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, ठीक है, उसमें हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और आपकी बॉडी वर्कअप करते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड्स करते हैं। जब हम सब रूल आउट कर लेते हैं तो हम जेनेटिक वाले चैप्टर पे आते हैं। ठीक है। अच्छा,
एबॉर्शंस कई कारण से हो सकते हैं, सिर्फ जेनेटिक नहीं है। अगर आपकी हाई शुगर है, आपका अनकंट्रोल्ड बीपी है, इन सब से भी, अनकंट्रोल थायराइड है, इससे भी आपके एबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके, और ये एज के साथ होने के चांसेस बिल्कुल, आपको पता ही नहीं था और थायराइड है। कई बार तो टेस्ट में ही पता चलता है, टेस्ट में ही पता चलता है, और तब तक ऑलरेडी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई होती। तो इसीलिए रिस्क कई कारणों से बढ़ जाता है, और इसीलिए हम जब भी एक वर्ड आता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड स्पेशली आफ्टर 35, तो इनमें आपको थरोली चेक करना है शुरू से लेके अंत तक। अब इसमें एंड में आपके क्रोमोसोमल टेस्ट भी होते हैं हस्बैंड वाइफ के, ठीक है, और फिर आपको फाइनली बताया जाता है कि भाई कारण क्या रहा होगा, कि क्या वजह से ये अबॉर्शन हो रहे होंगे, और फिर हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो चीज़ों को करेक्ट करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे लेट प्रेगनेंसी की जब भी बात होती है तो मोस्टली औरतों की बात ज़्यादा होती है। हाँ. कि उनके पास एक एज रिस्ट्रिक्शन है, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी का एक रिजर्व है। मेल की बात ज़्यादातर लोग करते नहीं, क्योंकि आई नो बायोलॉजिकली भी मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल अगर हमने बात की फीमेल्स की, उनकी 35 से आगे एज हो गई है तो उनकी प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। मेल का भी कोई एज है ऐसा, या वो किसी भी टाइम पर प्लान कर सकते हैं प्रेगनेंसी? अगर कपल एज अ कपल एक साथ आ रहे कि दोनों की ही एज जो है वो 35-40 है, तो फिर मेल में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बच्चे में पास ऑन हो सकते हैं, या उनकी वजह से भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना कंसीव हो पा रहे हो? बिल्कुल, देखिए इसीलिए हम लोगों को हम कभी भी विमेन अकेले नहीं मिलते। वी ऑलवेज वांट कपल टू कम टुगेदर, करेक्ट, बिकॉज प्रेगनेंसी इज बोथ आर इक्वल पार्टनर्स। बिल्कुल, मेल एंड फीमेल। सिर्फ एक चीज है जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला वर्ड है, वो सिर्फ विमेन के साथ एसोसिएटेड है, बट आफ्टर 35 मेन में भी स्पर्म फैक्टर्स में बहुत चेंजेस देखते हैं, एंड मेल इनफर्टिलिटी इक्वली उतना ही पार्ट है जितना फीमेल इश्यूज हैं। बिल्कुल, तो मेन में भी स्ट्रेस है। आजकल हम मेन की जब सीमेन एनालिसिस देखते हैं, मोटिलिटी काउंट्स, आप कितने सारे उनमें भी मेडिकल इश्यूज आ गए हैं, हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, स्पर्म काउंट। तो मेल इक्वल पार्टनर प्ले करते हैं, और स्पर्म फैक्टर्स भी विद एज चेंज होते हैं, उनकी काउंट कम हो सकती है, मोटिलिटी कम हो सकती है, उनमें और भी अदर इश्यूज आते हैं। तो मेल फर्टिलिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मेल भी देखिए, कभी कभी हम बहुत सीवियर स्पर्म काउंट लो देखते हैं, उसके वजह से भी आप देखेंगे प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, एबॉर्शन हो सकते हैं, बच्चे में जेनेटिक इश्यूज तो विद मेल भी जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, बस ये है कि देखिए मेन में फिर भी एक चीज कम है, जो डिफरेंस है, बिकॉज वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो एक चीज है, स्पर्म बनाने की क्षमता, वो लाइफ टाइम रहती है। They are blessed with that. Women are not like that. सिर्फ एक यही अंतर है, बाकी I have to really tell you कि male infertility is really important. Fertility, not infertility. Male are equal partners in that. तो डॉक्टर, जैसे हमने इतनी सारी चीज़ों पर बात कर ली, अगर कोई कपल है जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो गई है, वो आपके पास आते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उनमें आप सबसे पहले क्या टेस्ट देख करके इवैल्यूएट करते हैं, और फिर उन्हें कब एडवाइस करते हैं कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जाइए, या आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस वाली चीज़ें जो है वो अब कर लेनी चाहिए, अब आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते? हाँ, तो देखिए जब ये कपल्स आते हैं, देखिए हम कहते हैं कि अगर आप 35 से कम है, ये तो हम लोग बचपन से, मतलब कि हम जब गायनी में आते तब से ही ये इन बुक्स है कि लेस देन 35 कैन गिव देमसेल्व्स 1 ईयर, आप विदाउट डॉक्टर से मिले, आप अपना ट्राई कर सकते हैं। मगर 35 के बाद वाले जो कपल्स हैं, 6 मंथ्स अगर नहीं कंसीव हो रहा है, प्लीज रीच आउट टू अ डॉक्टर तुरंत। वी जस्ट वांट कि आप एक बार मिलें, डॉक्टर को वर्कअप करने दें। टाइम से आना भी बहुत टाइम से आना इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्लड टेस्ट कराते हैं, मगर डेफिनेटली हम हस्बैंड सीमेन एनालिसिस भी कराते हैं। तो मेल का एक सीमेन एनालिसिस हमें सब कुछ बता देता है कि भाई उसके स्पर्म काउंट्स कैसे हैं, मोटिलिटी ठीक है, कोई और मॉर्फोलॉजी, हाँ, क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है, तो हम एक तरह से उनका चैप्टर हमारे लिए क्लोज हो जाता है कि ठीक है, वी कैन गिव यू। और कमी है तो हम उनको दवा दे देते हैं कि भाई आप ये दवाएं लीजिए जिससे काउंट और मोटिलिटी बढ़े, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करिए, स्ट्रेस हटाइए, स्मोकिंग हटाइए,
अल्कोहल हटाइए, बिकॉज देखिए ये अब हमारी लाइफ में है, शायद हम इसको पार्ट ऑफ लाइफ ही हो गया है ना। और स्पेशली व्हेन यू आर इन एनसीआर या किसी भी मेट्रोज में है, ये आपका कई बार वर्क में भी आपका चल रहा है। बिल्कुल। तो ये हम मेल्स को भी गाइड कर देते हैं। विमेन में हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखता है, यूट्रस कैसा है, आपका गर्भ कैसा है, गर्भ की लाइनिंग कैसी है, कोई फाइब्रॉइड, कोई रसौली तो नहीं है, ओवरीज कैसी हैं, कोई गांठ तो नहीं है, क्या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, जो हिस्ट्री में हमें पता चल जाता है। अगर कोई लेडी BMI मतलब हमें लग रहा है कि वेट थोड़ा ज़्यादा है, हम उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। प्लीज़ स्टार्ट विद एक्सरसाइजेज भी। ऑल्सो हम उनके वैक्सीनेशन स्टेटस को चेक करते हैं, फोलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या कराते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थायराइड। आजकल इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थायराइड ब्लड टेस्ट ज़रूर कराते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स करा लेते हैं। AMH टेस्ट जो मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कराते हैं। शुगर का एक वर्कअप कर लेते हैं कि भाई कोई डायबिटीज़ हिडन या आप अर्ली डायबिटीज़ में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम अगर सपोज अब ये डिक्लेयर हो गया कि भाई दे हैव टू प्लान, तो हम उनको 1-2 महीने का ओव्यूलेशन पीरियड समझाते हैं कि आप इस समय ट्राई करिए। अगर उस बीच में प्रेगनेंसी हो जाती है, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं कि भाई आपकी ट्यूब्स वगैरह ठीक है कि नहीं, फेलोपियन ट्यूब्स। अगर ये सब ठीक है तो ये भी एक मिथ है कि हम हर को कहते हैं कि हम IVF करें, we never do that. अगर everything is good, so we just tell you कि now you give yourself time 6 months to 1 year. प्रेगनेंसी आ रही है, बढ़िया है, नहीं है तो आप आइए। हम आपको तरीके हैं, जैसे कि हम आपको एग बनाने की दवा देके फर्टाइल पीरियड हम बताते हैं कि नाउ दिस इज द फर्टाइल पीरियड। जब आपको देखिए, एक्चुअली एक और चीज़ बहुत मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज वी सी इन OPDs, दोनों वर्किंग हैं, दोनों थके हुए हैं, आप उनको एक फर्टाइल पीरियड देते हैं, वो बेचारे कई बार ट्रैवलिंग, कोई कहीं कर रहा होता है, कोई कहीं कर रहा होता है, कोई थका हुआ आया है। इट्स नॉट दैट इजी फॉर अ वर्किंग कपल। करेक्ट। तो हम फर्टाइल पीरियड उस बताने से भी कई बार बहुत चीज़ें नहीं आती। जब हम उन्हें बताते हैं यस नाउ योर एग इज गेटिंग रेडी, तो प्रेगनेंसी आ जाती है। Correct. फिर हम अगर उससे नहीं आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास IUI है, बहुत ही इजीली अवेलेबल प्रोसीजर है, एंड इट इंक्रीजेज आवर चांसेस। और अगर तो देखिए ट्यूब में कोई दिक्कत आ गई या स्पर्म में कोई दिक्कत है या एग रिजर्व लो है, तो हमें कई बार IVF पे जाना पड़ सकता है। दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे कई बार हमें जाना पड़ जाता है। ओके। सो ये बेसिक टेस्ट आप लोग पहले करके देख लेते हैं। तो आपने जैसे कहा कि अगर कुछ टेस्ट करा लिए, सब चीजें ठीक दिखाई दे रही है, तो आप कपल को 6 महीने 1 साल का टाइम देती है कि इस टाइम पर ट्राई करिए। तो फिर वो कौन सा बेस्ट पीरियड होता है कि जब उन्हें आप बोलती हैं कि इस टाइम पर आप इंटरकोर्स करके ट्राई करिए, हो सकता है कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए? वो ओव्यूलेशन पीरियड का जो टाइम, फर्टाइल पीरियड, उसको थोड़ा सा समझाइए। हाँ, तो ओव्यूलेशन पीरियड देखिए, पहली बात तो अगर किसी की रेगुलर साइकिल है, रेगुलर मतलब 28 to 30 डेज की साइकिल है, वी कंसिडर दैट अ रेगुलर साइकिल। 2 डेज आगे पीछे वाला से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट इज ऑल ओके, बिकॉज हम लोग ये विंडो मान के चलते हैं फर्टाइल। अच्छा, इसमें एक बायोलॉजिकली स्पर्म्स जो हमारे एक्टिव रहते हैं वो अराउंड 3 to 4 डेज रहते हैं, ठीक है, और एग हमारे एग की विंडो कम होती है, 24 आवर्स कम होती है। हाँ, विमेन आर लाइक दैट, यू नो। तो ठीक है, इसलिए हम एक पता लगाते हैं कि भाई आपका अगर 28 डेज की साइकिल है तो आप मोटे तौर पे मान के चलें कि मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होगा, अराउंड डे 13 to 14 पीरियड्स के, या पहले या बाद? हाँ, तो आर पीरियड स्टार्ट जिस दिन पीरियड ब्लीडिंग शुरू हुई, दैट इज डे 1, ठीक है, एंड देन वी काउंटेड टिल द 28th डे, जिस दिन आपकी लास्ट पीरियड रहा। अब उसके अगर आप पीछे माइनस करें लगभग 14 दिन पहले, वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अब ये कई बार आपके लिए समझना मुश्किल होता है, इसको आप आई थिंक डेट वाइज समझा हम बताते हैं। तो डे 10 to डे 16 आप मोटे तौर पे माने, अगर आप ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है। ओके डॉक्टर, इसको ऐसे समझाइए आप कि अगर किसी के पीरियड्स लेट सपोज इस महीने के 7 तारीख को आए, तो फिर उन्हें किस दिन ट्राई करना चाहिए? अब जैसे किसी के
7 तारीख को आए और 28 से 30 दिन की साइकिल है, ठीक है। तो आप इसमें से 17 आप 10 दिन ऐड कर लें, मतलब 17 से लेके 6 दिन और, हाँ। मतलब 24th या 23rd तक इन लोगों का फर्टाइल पीरियड चल रहा है। ओके, तो यानी 17 तारीख, अगर 7 को पीरियड्स आए हैं तो आपको 17 तारीख से 23-24 तक आप ट्राई करें। Okay. इसमें देखिए डेली ऑल्टरनेट डेज, बट ये इम्पोर्टेंट पीरियड है। हाँ। ये कई लोगों में मिथ ऐसी होती है कि वो देखिए रिलेशन तो 10 डेज पहले भी हो सकता है, बट यूजुअली उस समय तक विमेन का एग ही नहीं होता है। अच्छा, ओके। या आप 17 के बाद अगर 23 के बाद कर रहे हैं तो एक्चुअली तो आप एक ओव्यूलेशन के बाद का फेज तो है, वो फेज निकल गया। है, तो आइडियली मिड साइकिल ट्राई करना है। ठीक है। अब पीसीओ या देखिए जब एएमएच कम भी हो जाता है या एग कम हो जाता है तो भी ओव्यूलेशन हैम्पर होता है, हार्मोनल साइकिल्स इम्बैलेंस हो जाती है। अच्छा, उनमें या तो बहुत शॉर्ट साइकिल्स हो जाती हैं, ठीक है। एग जिनके कम हो जाते हैं। पीसीओस की साइकिल लंबी होती है, 34-35 डेज की होती है। लेट तो पीरियड्स आते हैं। ऐसे कपल्स में आप अक्सर देखेंगे कि वो ओव्यूलेशन जज ही नहीं कर पाते और Correct. उनको बताना मुश्किल हो जाता है। तो उनके में शायद ये 17 से 23 वाला 10th to 16th नहीं काम करेगा। उनको थोड़ा सा हमें अर्ली बताना होता है। अच्छा, इन शॉर्ट साइकिल, और लॉन्ग साइकिल में हमें थोड़ा बाद में बताना होता है। आजकल इसको जानने के लिए ओव्यूलेशन किट्स आ गई हैं, अच्छा, विच आर वेरी फ्रीली अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर्स। ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन किट को आजकल हम उसको बताते भी हैं कि अगर सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड कराने नहीं आ सकते और आपको घर पे ऐसे ट्राई करना है, तो ओव्यूलेशन किट्स को आप डे 9 ऑनवर्ड्स एज डे 10 ऑनवर्ड्स आप उसमें यूरिन डाल के सुबह देखें। ठीक है। अगर आप लगभग देखेंगे 13वें-14वें दिन उसमें 2 लाइन आ जाएगी। दैट जस्ट टेल्स कि अगले 24 घंटे में ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ये आपका फर्टाइल विंडो बहुत हद तक बताता है। ओके। हाँ, और उसमें कुछ भी गाइडेंस की जरूरत है तो हम लोग हैं ही आपको बताने के लिए। बिल्कुल। बट ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो फर्टाइल विंडो वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया है ये बहुत हेल्प करेगा ऑडियंस को कि अगर उन्हें पहले नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करके देखनी है तो कौन से टाइम पर ट्राई करके देखें। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा भी है क्या कि कुछ पोजीशन का रोल है या कुछ वैसी चीजें करनी होती है सो दैट मतलब ज्यादा बेटर तरीके से कंसीव किया जा सके या कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं? वैसे तो देखिए ये सब मिथ है। हाँ, ओके। हाँ, देखिए होना होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। और जब देखिए अगर आप पहले से भी देखें तो ये सब चीजें थोड़ा सा अब लोगों में क्वेरीज आ गई हैं। हाँ। तो इन सब का कोई रिलेशन नहीं है कि हम विमेन को कहते हैं थोड़ी देर लेटे रहें, आप हेड लेग्स ऊपर कर ले। ये सब चीजें आइडियली इफ यू आस्क मी दिस इज मिथ। ओके। क्योंकि स्पर्म का जो मेथड है प्रेगनेंसी करने का उसका पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। स्पर्म हमारा जाके सर्विक्स पे एक अटैचमेंट हो जाता है, पूल क्रिएट करता है, एंड देन स्पर्म्स द मोटाइल स्पर्म्स गो इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब वैसा कॉन्सेप्ट नहीं, मिथ ही है जो इतने बनाए कि आप ये पोजीशन ट्राई करिए तो जल्दी कंसीव कर सकते हैं, दैट इज नॉट समथिंग। ओके, तो ये हमने नेचुरल प्रेगनेंसी की बात कर ली। अब हम आते हैं कि अगर जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, एएमएच लेवल भी कम है, स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, जिन्हें आपने बोला है कि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, तो अब आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस आने पड़ेंगे। तो जो आपने आईयूआई और आईवीएफ के बारे में बताया उसको थोड़ा सा समझाइए कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, नाम ही ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, एडवांस्ड है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें हम सीमन को इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेट मतलब यूट्रस गर्भ में ही जाके डायरेक्टली इंसेमिनेट कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है। अब ये आइडियली बना किन के लिए था? जिनमें सब कुछ अच्छा है, आप देख रहे हैं एग भी अच्छा है, स्पर्म भी अच्छा है, ट्यूब भी अच्छी है, मगर बेचारा प्रेगनेंसी नहीं आ रही। तो आइडियली हम उसको थोड़ा सा एक्सपीडिएट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, चांसेस बढ़ा देते हैं। तो हम उस स्पर्म में क्या करते हैं, हम आपकी फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। हम लगभग वो 13-14th डे ही पड़ता है। ठीक है। और हम स्पर्म को ऑन द डे ऑफ आईयूआई वॉश करते हैं।
तो उसमें से जो इमोटाइल डेड स्पर्म्स हैं, खराब स्पर्म्स हैं, उन्हें हटा देते हैं। अच्छा। सिर्फ वही जो बेहतरीन स्पर्म्स हैं उनको हम गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंजेक्शन के थ्रू? इंजेक्शन, बहुत ही थिन कैथेटर, पेनफुल भी नहीं है, ओपीडी प्रोसीजर है, आपको कुछ करना नहीं है, एंड कॉस्ट वाइज भी एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब अगर देखिए, आम के लिए ये भी जानना जरूरी है। कितना फिर भी कॉस्ट होता होगा? लगभग देखिए ओवरऑल कॉस्ट आप 10 to 15 माने। बहुत थोड़े से इंजेक्शन लग गए वुमन के तो 20 तक, बट इससे कम ही है। मतलब 10-20 हजार के बिल्कुल। ठीक है, ओके। और बिल्कुल आराम से है, कोई इसमें कोई पेनफुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितने चांसेस होते हैं इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के? आईयूआई का सक्सेस रेट कम है। ओके। देखिए प्रतिशत, आप बिल्कुल सही पूछ रही हैं। आईयूआई बहुत इजी प्रोसीजर है, बट सक्सेस रेट की बात करें तो कम है, इसीलिए इजी प्रोसीजर क्योंकि स्पर्म को एग से खुद मिलना है। तो ये अराउंड हम मोटे तौर पे 10 to 20% मानते हैं वर्ल्ड ओवर। ठीक है। इसका डॉक्टर पेशेंट, कई बार पेशेंट अपने पे ले लेता है कि मेरे में कुछ दिक्कत है इसलिए आईयूआई सफल नहीं हुआ, बट आईयूआई रियली इतना एडवांस है ही नहीं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक नेचुरल वे ही है, बस उसको लेके आपने इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, है ना। बट यस, जो ऐसे 35 के बाद आप आईवीएफ भी नहीं जा रहे हैं और जरूरत भी नहीं है जाने की, बट आईयूआई करा सकते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे आईयूआई इज वेरी हेल्पफुल। और उसके कई कारण होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोई मेल में कोई दिक्कत है कि वो रिलेशन ही नहीं हो पा रहा, उनमें ये बहुत अच्छा है। डोनर्स केस में बहुत अच्छा है, जो आपने सुना होगा डोनर आईयूआईज होते हैं। करेक्ट। या और भी कई कारण होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, फर्टाइल विंडो और अनएक्सप्लेन्ड, इनमें आईयूआई बहुत अच्छा है। ओके। और सक्सेस रेट आ जाता है। ठीक है। अब सपोज एएमएच लो है और हाँ बोलिए, है ना, एएमएच आपका लो है या स्पर्म बहुत ही कम है, एंडोमेट्रियोसिस है, या क्लियर कट अब आपका पता चल गया है कि भाई आईयूआई नहीं हो सकता है ना, या आईयूआई हम करा चुके हैं और वो सफल नहीं हो रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे कपल्स, या ट्यूब्स बंद है, ट्यूब्स में कोई दिक्कत है, ऐसे कपल्स तो देखिए डायरेक्टली आईवीएफ में ही जाते हैं, क्योंकि नेचुरल मुश्किल हो रहा है। आईवीएफ में सक्सेस रेट बेटर है, आईवीएफ तकनीकी तौर पे वो ज़्यादा एडवांस है। इसमें सिर्फ ये है कि हम 10 days विमेन के इंजेक्शन लगाते हैं फ्रॉम डे 2, एग हमारे रेडी हो जाते हैं। ठीक है। उसको हम अंडर एनेस्थीसिया निकाल लेते हैं। अच्छा। ये सब आईवीएफ लैब्स में हो रहा होता है। और जो एग्स होते हैं उनमें हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं बाय एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो वी एक्चुअली क्रिएट बेबीज और सो कॉल्ड एम्ब्रियोज outside the body, in the lab, और फिर हम वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं और वो प्रेगनेंसी आ जाती है। ठीक है। इसमें फायदे क्या हैं? हम विमेन, जैसे लो एएमएच है जो हमारी एडवांस स्टेज है, इसमें देखिए हम चाहते हैं, कई बार आप आईवीएफ सोचते हैं कि ये लास्ट रिसोर्ट है। देखिए आईवीएफ भी सफल तब होता है जब वो अच्छी एज पे हो, एग काउंट अच्छा हो। तो हम इसीलिए तो अवेयरनेस कहते हैं कि अगर डिसीजन भी लेना है टेक लिटिल अर्ली, ताकि आपकी एग क्वालिटी अच्छी मिले, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी मिले, तो प्रेगनेंसी आ जाएगी हेल्दी बिल्कुल। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस फॉर द कपल्स हु शुड ऑप्ट फॉर, हु हैव टू गो फॉर आईवीएफ। बेटर प्लान अर्लियर। एग्जैक्टली। तो आई थिंक हमने नेचुरल और जो आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस आईयूआई और आईवीएफ के बारे में बताया, उन सब पे अच्छी खासी बातचीत कर ली है कि क्या अगर कोई लेट प्रेगनेंसी करने जा रहा है तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप हमें कुछ एडवाइस देते जाइए कि अगर कोई कपल आपके पास लेट प्रेगनेंसी लेकर के आ रहा है, कि अगर उन्हें 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कौन से मॉडिफिकेशंस लाने होंगे ताकि ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स उनको मिल सके। बिल्कुल। तो देखिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी है, सबसे बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें कोई विमेन मैन का चक्कर नहीं है, दोनों के लिए ही है। आजकल जैसे मैंने आपको बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ गुड फूड, ठीक है, बाहर का खाना ना खाएं, घर से बना हुआ लॉट ऑफ फ्रूट्स, फाइबर डाइट, होल ग्रेन सीरियल, सैचुरेटेड फैट्स ना लें, बहुत तला, बहुत शुगर बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ ऐसे फर्टिलिटी वाले फूड बूस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये अक्सर
कपल पूछते हैं, हाँ, तो उसमें देखिए जैसे ब्लूबेरीज बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। विमेन को हम जैसे पहले भी बताते हैं पपीता पाइनएप्पल वगैरह ना खाएं। बाकी सोक्ड आमंड, सोक्ड वॉलनट्स आर वेरी गुड फॉर बोथ द कपल्स, बोथ पार्टनर्स। मैं तो दोनों सबको बताती हूँ, आप लोग भिगोएं सोक्ड। आप आजकल सीड्स आ गए, देखिए इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच रिड्यूस आर फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारी एग स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं, है ना। बहुत विटामिन सी वाले फल खाएं। और सेकंड चीज, अल्कोहल स्मोकिंग क्विट करें, बोथ, दोनों, बिल्कुल। वर्क एक्सरसाइज शुरू करें, प्राणायाम शुरू करें, योगा शुरू करें। एक तो देखिए स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, इट रिलीव्स योर स्टेट, इमोशनल आपको बहुत कंटेनमेंट मिलती है। अच्छा, नॉनवेज आप खा सकते हैं, बहुत फ्राइड नॉनवेज नहीं खाना है। कई बार लोगों को एग वाइट लें, बहुत योक नहीं लें, ताकि कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ना खाएं। डेफिनेटली वर्क ऑन योर वेट, दोनों के लिए वेट कम करना एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, आप एक्सरसाइज पे जाएं, ब्रिस्क वॉक पे जाएं, जो आप कर सकते हैं फॉर वेट लॉस वो स्टार्ट करें। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और इससे आपके ना देखिए ये सारे वी ऑल्सो नो डिक्रीज ऑन कैफीन इनटेक। आजकल विमेन देखिए हम लोग ऑफिस में कॉफी चाय लेते रहते हैं, इसको भी कम करें, चाय कॉफी कम करें, बिल्कुल। जंक फूड हटाएं, बिकॉज ये सारी चीजें आपको नहीं पता ये हमारी ओवरऑल बॉडी को भी अफेक्ट कर रही है। और हम 35 के पास एक्चुअली हाई रिस्क जोन में है। इससे हमारी शुगर्स कंट्रोल होंगी, हमारे थायराइड कंट्रोल होगा, हमारा बीपी कंट्रोल होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो दिस इज बेटर फॉर बोथ, बिल्कुल। तो ये मॉडिफिकेशंस तो करने हैं। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट आपको बताऊंगी, जब डॉक्टर से मिलें फोलिक एसिड शुरू करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोलेट्स वाले फूड खाएं, जो आप कह रही थी फर्टिलिटी बूस्टिंग, जो मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। पालक वगैरह में बहुत आपके फोलेट्स होते हैं। विटामिन सी लें, है ना, ऑरेंजेस या जो भी आपके डेट्स, ये सारी चीज़ें आयरन रिच फूड लें। इन सब से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक इस सेशन में हमने लेट प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी अच्छी खासी डिटेल्ड बातचीत कर ली है, और हमने सब चीज़ें जान लिया कि क्या डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या है, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो इस सेशन में हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बट अगर आपके मन में फिर भी कुछ सवाल रह गए हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सवालों के जवाब देने का। एंड आई थिंक डॉक्टर यू enjoyed the session. Yeah, seriously, thank you for inviting me, and बहुत ही अच्छा लगा, because हम लोग तो चाहते हैं कि पता रहे सबको, बाकी we are always there for them. बिल्कुल, exactly. Thank you so much इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT Live।